बेटा इस तरह नहीं करते, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। मेरी बहू को इस घर में आए आज छठा महीना था, लेकिन उसकी बच्चों जैसी हरकतें मेरी समझ से परे थीं। मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता था, इसी वजह से मुझे उन दोनों से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उसकी छोटी छोटी अजीब हरकतों ने मुझे झुंझला कर रख दिया था। अब भी वो पानी से भरा हुआ मटका उठाकर किचन में ले जा रही थी, जबकि उसकी जो हालत थी उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे और मेरे बेटे को ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए हम दोनों ही उस पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोका टाकी कर रहे थे। उसने मुझे देखा और मासूमियत से बोली, मम्मी जी ये बीच में रखा हुआ था, रितेश पता नहीं कब आएंगे और कब रखेंगे, मैं रख देती हूँ। मैंने उसे डांटते हुए कहा, अपनी हरकतें सुधार लो, मायके में नहीं हो तुम, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत कैसी है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। वो चुपचाप सिर झुकाए मेरी बातें सुन रही थी। उसकी सबसे अच्छी आदत यही थी कि जब भी मैं उसे डांटती थी तो वो मुझे पलटकर जवाब नहीं देती थी, बल्कि चुपचाप मेरी सारी बातें सुन लेती थी। मैंने एक नरम नज़र उसके वजूद पर डाली और चुपचाप उस मटके को एक तरफ रख दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम हो रही थीं। यकीनन वो मेरे डांटने की वजह से थोड़ी नाराज़ हो गई थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मामलों में मैं हद से ज़्यादा दखल देती हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस खुशी को, और तुम्हें कोई बड़ा नुकसान हो गया तो हम कभी भी इस खुशी को हासिल नहीं कर पाएंगे। न तुम माँ बन पाओगी और न हम दादी, इसीलिए थोड़ा हौसला करो और ऐसी भारी चीज़ों से दूर रहा करो। वो चुपचाप बस से ये बोलकर उठ गई थी, जी मम्मी जी आगे से ध्यान रखूँगी। मैंने उसकी पीठ की ओर गौर से देखा। न जाने क्यों वो मुझे कुछ मुरझाई मुरझाई सी लग रही थी। वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि आज बेटा आएगा तो उससे बात करूँगी, आखिर क्या हुआ है, कहीं इसके मायके में तो कोई परेशानी नहीं। कई दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो बहुत बुझी बुझी सी है, ना मुझसे बात करती है, न काम में ध्यान लगाती है, बस इधर उधर चुपचाप बैठी रहती है। पहले तो मैंने यही समझा कि तबीयत खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, फिर ऐसा क्यों कर रही थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे अभी गर्भवती नहीं हुई है, बस हमारी गलतफहमी है। मगर एक छोटी सी उम्मीद की किरण मेरे दिल में जग रही थी, और मैं यही सोचकर उसे खुश रखना चाहती थी कि इस वक्त अगर लड़की को खुशी दी जाए तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। मैंने यही सोचकर अपने बेटे से बात करने का फैसला किया था। लॉन्ज में ही बैठी इन्हीं सब चीज़ों में मगन थी कि अचानक उसके कमरे से जोरदार चीख की आवाज़ आई थी। मेरी तो जान हलक में आ गई थी। क्या वो कहीं गिर गई या फिर कुछ और, ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। मैं भगवान का नाम लेती हुई उसके कमरे में भागी थी, और सामने का दृश्य देखकर मेरा दिल किया मैं अपना माथा पीट लूं। वो कानों पर हाथ रखे बिस्तर के ऊपर खड़ी उछल रही थी, और कमरे में एक छोटा सा कॉकरोच आया हुआ था। मैं गुस्से से गरजी, ये क्या बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रही हो लड़की, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किस हालत में हो, बैठ जाओ नीचे। मेरे गुस्से की चिल्लाने की वजह से वो अपनी जगह पर ठहर गई थी और मुझे आंसुओं भरी निगाहों से देखते हुए बोली, मम्मी जी वहाँ पर कॉकरोच है, और आप जानती हैं ना मुझे कितना डर लगता है। मेरा दिल किया कि मैं उसे 2 थप्पड़ लगाऊं। मैं गुस्से से बोली, वो छोटा सा कॉकरोच तुम्हें खा नहीं जाएगा, बेवकूफ़ लड़की। इस तरीके की बेवकूफ़ भरी हरकतें मत किया करो। कितनी बार तुम्हें समझाऊं। आने दो आज रितेश को, इस मामले का हल निकाला ही जाएगा तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं रोज़ रोज़ के ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करूं। तुम्हारी तो बच्चों वाली हरकतें ही ख़त्म नहीं हो रही। पता है ना किस हालत में हो तुम, इसके बावजूद ऐसी हरकतें कर रही हो। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी कुछ कर बैठूं। वो रोने लगी थी और मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई थी। मैं अभी उसे चुप करवाकर उसे बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। बढ़ावा देने का मतलब था उसे दोबारा उसकी मनमानी करने का मौका देना। कमरे से बाहर आकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। इतने महीनों बाद तो ये खुशी हमें नसीब हो रही थी। अगर ये लड़की यही सब करती रही तो हम इस खुशी से कभी रूबरू ना होते। मैंने कुछ सोचकर अपने बेटे को फ़ोन किया था। अगर आज मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठाती तो ये लड़की कभी भी संभल कर नहीं चलेगी। यही सोचकर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे घर आने के लिए कहा। पहले तो वो झुंझलाया और मना करने लगा कि ऑफिस में बहुत काम है, अभी वो नहीं आ सकता।
लेकिन मेरे गुस्सा करने पर उसे मजबूरन आना पड़ा था, जबकि मैं लॉन्ज में ही बैठी उसका इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद बहू भी कमरे से बाहर आ गई थी और मुझे देखते हुए माफ़ी मांगने वाले लहजे में बोली, मम्मी जी मैं शर्मिंदा हूँ, अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। जबकि मैं इस बार आसानी से मानने वाली नहीं थी। मैं हर बार ऐसी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करती रही तो मामला और बिगड़ सकता था। इसीलिए गुस्से से बोली, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, अभी तुम्हारा पति आने वाला है, उसके सामने ही मैं फैसला करूँगी। मैं इस तरह की चीज़ें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने महीनों बाद हमें ये खुशी नसीब हो रही है। अगर तुम ऐसी ही बेवकूफ़ी भरी हरकतें करती रहीं तो हम कभी भी दादी नहीं बन सकेंगे और ना ही मेरा बेटा इस खुशी को हासिल कर पाएगा। मेरे ये कहते ही वो डर के मारे मेरे कदमों में बैठ गई और मैं हैरान रह गई कि वो इस तरह क्यों कर रही है। आज से पहले भी एक बार भी ऐसा वाकया हुआ था और मैं अपने बेटे को शिकायत करने की धमकी दे रही थी तो वो इसी तरह घबराकर मेरे कदमों में बैठ गई थी। मेरी समझ से ये सारे मामले बाहर थे कि वो मेरे कदमों में क्यों बैठ जाती है। अब भी वो रोते हुए बोली, मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे पता है मैंने गलत किया और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन आप प्लीज़ रितेश को कुछ मत बोलिए। मैं चाहती हूँ कि मैं सब चीज़ें अकेले ही देख लूँ, वो बहुत थक जाते हैं। मेरे बेटे के लिए उसके लहजे में चिंता थी, लेकिन आज मैं उसकी बातों से पिघलना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे मालूम था ये रोज़ का है और अगर आज मैं इस चीज़ पर गौर कर लेती हूँ तो सब चीज़ें ठीक हो सकती थीं। अभी हम दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैं उसे हटाकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, चुपचाप सोफे पर बैठ जाओ, अब तुम्हारे पति से ही बात करूँगी ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा बेटा झुंझलाते हुए कमरे अंदर आया और बोला, मम्मी ये सब क्या तमाशा है, आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? आपको पता है मैं कितनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर आपके छोटे से मसले को हल करने आया हूँ। ये घर के मामले आप खुद किया करें, मुझे क्यों फ़ोन कर रही हैं? मैं कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से एक गिरने की आवाज़ आई। जब हम दोनों माँ बेटों ने मुड़कर देखा तो मेरी बहू बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। मेरी और उसकी जान तो हलक में आ गई थी। हम दोनों ही भागकर उसके पास गए। मैंने उसकी नब्ज चेक की तो वो धीरे धीरे चल रही थी। मेरा बेटा उसे तुरंत ही बाहों में उठाकर बाहर की ओर भागा। मैंने भी घर को ताला लगाया और उसके पीछे ही हो ली। मैं उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गई थी। हम दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। मेरा बेटा घबराए हुए लहजे में बोला, मम्मी क्या हुआ था आप दोनों के बीच, सब ठीक है ना, कोई बड़ी बात हो गई थी क्या? जबकि मैं ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं रितेश, हमारे बीच इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, ये अपनी तबीयत ख़राब कर ले। मुझे लगता है ये मेरी बातों से डरकर बेहोश हो गई है। अब मेरा बेटा मुझे फटकार रहा था, जबकि मैं एक पल के लिए चुप हो गई थी क्योंकि मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। मेरी बहू मेरे बेटे से इतना क्यों डरती है, आखिर क्या वजह थी? क्या मेरा बेटा मेरी बहू को मारता पीटता था या फिर किसी चीज़ को लेकर उसे ब्लैकमेल करता था? ऐसे ही कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मामला क्या है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही अस्पताल आ गया था और मेरा बेटा मेरी बहू को तुरंत ही अपनी बाहों में भरकर अस्पताल के अंदर भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे गई थी। डॉक्टरों ने जैसे ही उसका चेकअप किया तो उसे तुरंत एडमिट कर लिया था। थोड़ी देर बाद ही एक लेडी डॉक्टर ने हमें अपने केबिन में बुलाया और जो बात उन्होंने बताई उसे सुनकर हम दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जैसा मैं और मेरा बेटा सोच रहे थे वही हुआ था। मेरी बहू प्रेग्नेंट थी और जल्दी हमारे घर में छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली थीं। लेकिन एक बात और जो डॉक्टर ने बताई वो सुनकर मैं और मेरा बेटा दोनों ही परेशान हो गए थे। वो हमें देखते हुए बोली, आपकी बहू को कोई बड़ी टेंशन है जिसकी वजह से वो कमज़ोर होती जा रही है। अगर वो कमज़ोर रहेंगी तो बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके उन्हें सारी टेंशन से दूर रखें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। डॉक्टर और भी बहुत सी बातें बोल रही थी, जबकि मैं एक अजीब सी उलझन में पड़ गई थी। मैं हद से ज़्यादा अपनी बहू और अपने बेटे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करती थी, ये बात तो सच थी, लेकिन मैंने आज तक अपने बहू बेटे को अकेला नहीं छोड़ा था। हाँ, मैं उनकी ज़िंदगी में घुसती थी, लेकिन मैं अपने बेटे और बहू दोनों के साथ ईमानदार थी, उनसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि उन दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं था। यही वजह थी कि मैं चाह कर भी उनके जीवन में दखल अंदाजी करने से खुद को रोक नहीं पाती थी।
घर आने के बाद भी काफ़ी परेशान रही थी मैं। मेरे बेटे ने रास्ते में कई बार मेरी बहू से पूछा कि वो किस टेंशन में है। अगर उसके मायके में कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं हल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम इस तरह से परेशान मत हो। मैंने कई लड़कियों को देखा है कि जब वो ये खुशी मिलती है तो हर लड़की का चेहरा गुलनार हो जाता है। खुशी के मारे उनकी हंसी रुकती नहीं है, लेकिन मेरी बहू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी नहीं आई थी, बल्कि जब उसे ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो और भी मुरझा गई थी। आखिर क्या वजह थी? यही सोच सोच कर मैं तो अधमरी हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद ही हम घर आ चुके थे। मैंने अपनी बहू को बहुत ही सावधानी से घर लाई थी और उसे कमरे में बिठा दिया था और सख्ती से कहा था कि अब तुम कोई भी भारी सामान मत उठाना, ज़्यादा उछल कूद मत करना और ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ और तुम भी अपना ध्यान रखने की कोशिश करो। जबकि मेरी बहू तुरंत बोली, नहीं मम्मी जी, आप क्यों करेंगी? मैं अभी जिंदा हूँ, आपकी सेवा करना मुझ पर फर्ज है, आप पर नहीं। मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है जिसकी कोई हद नहीं। कुछ महीने बाद तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम हमारी खातिर इतना दर्द सहोगी तो हम तुम्हारी थोड़ी सी सेवा तो कर ही सकते हैं ना। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी बहू के हाथ चूम लूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मैंने उसका माथा चूमा और अपने बेटे से कहा कि रात भर मेरी बहू का ध्यान रखना, उसे जरा भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, रात में उठकर पानी पीते हो और वो भी ताज़ा पानी, जग में रखा हुआ पानी तुम बिल्कुल भी नहीं पीते। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, चाय कॉफ़ी पानी किसी भी चीज़ की मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन मेरी बहू को आधी रात जगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहू सही सलामत रहे और वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर तक मैं भगवान जी के चरणों में बैठी रही और अपने बहू और अपने आने वाले पोते या पोती के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करती रही। और फिर उसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गई थी। कुछ ही देर बाद गहरी नींद में खो गई। अगले दिन जब मैं जागी तो मुझे किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। क्या मेरी बहू किचन में काम कर रही थी? ये सोचकर मुझे गुस्सा आ चुका था। हालांकि मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि अब तुम कोई भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने बच्चों को खाना पका कर दे सकती हूँ, और वैसे भी अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। यही सोचकर मैं अपने कमरे से किचन में आई थी और मेरी सोच के ठीक अनुसार मेरी बहू आटा गूंथ रही थी। यकीनन वो नाश्ता बनाने की तैयारी में थी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, मधु, कितनी बार कहा है तुमसे, बस कर दो बेटा, अभी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। जब तक कोई काम मत करो, तुम्हें किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। वो तुरंत बोली, नहीं मम्मी जी, मैं आपको इतनी तकलीफ़ नहीं दे सकती। मैं अपने लिए और अपने पति के लिए तो बना ही सकती हूँ ना। जबकि मैं तुरंत उसे टोकते हुए बोली, अगर मैं अपने लिए बना सकती हूँ तो तुम दोनों के लिए भी बना दूंगी। फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उसे ज़बरदस्ती किचन से बाहर निकाला और लेकिन न जाने क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। वो बर्तन छोड़ना ही नहीं चाहती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। हमेशा मैं उसे कहती कि बेटा ये काम कर लो, मुझे ये बना दो, लेकिन अब वो ये सब क्यों कर रही थी? क्या उसके मन में कुछ और चल रहा था? मैं एक अजीब उलझन में थी, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को दिल पर लेना नहीं चाहती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। उसकी उल्टी सीधी हरकतें अब भी चरम पर थीं, जिसे मैं डांट डपट कर छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आज दोपहर में भी वो ज़बरदस्ती सोफ़े की सेटिंग चेंज करना चाहती थी और मुझे पता था उसके लिए वो वजन उठाएगी, घसीटेगी और उसमें कुछ भी गलत हो सकता था। मैं तुरंत ही उस पर गुस्सा हो गई और वो रोने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर अब वो चिड़चिड़ी हो रही थी और हद से ज़्यादा भावुक। इसीलिए मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया और थोड़ा सा डांटा भी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। आज खाने की मेज़ पर भी उसने मुझसे और मेरे बेटे से कोई बात नहीं की थी। मैं इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए सोई थी। इसी वजह से आधी रात को अचानक ही मेरी आँख खुल गई। प्यास की तेजी महसूस हुई तो बगल में रखे जग को उठाया, लेकिन वो खाली था। शायद रात को उसे भरना भूल गई थी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे लॉन्च की लाइट जली हुई दिखाई दी। मैं हैरान हो गई थी, क्या मेरा बेटा जाग रहा था या फिर बहू? यही सोचकर मैं लॉन्च में आई और सामने बैठी हुई अपनी बहू को देखकर मैं हैरान रह गई। वो टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी,
लेकिन हैरान मैं उसके टीवी देखने पर नहीं थी, बल्कि हैरान तो मैं इस बात पर थी कि उसका टीवी देखने पर ध्यान नहीं था, बल्कि बाहरी दरवाजे पर ज़्यादा था। वो बार बार बेचैन होकर बाहर के दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। रात के इस पहर उसे किसका इंतज़ार हो सकता था? मेरी समझ से ये बात बाहर थी। क्या वो हर रोज़ इतनी देर तक जागती थी? मैं तुरंत उसके पास पहुंच गई और गुस्से से बोली, मधु, ये क्या तरीका है? इतनी रात तक तुम क्यों जाग रही हो? मेरे कहने की देर थी कि वो डरकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी। डर के मारे उसके हाथ में पकड़ा रिमोट भी नीचे गिर गया था। वो मुझे देखते हुए बोली, माफ़ी चाहती हूँ मम्मी जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए यहाँ बैठ गई। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ और ही लग रहा था। वो अब भी बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। मैं उसे ये सवाल भी करना चाहती थी, लेकिन वो टीवी बंद करके जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी और मैं एक बार दरवाजे पर नज़र डालकर अपने कमरे में आ गई थी। वो रात मेरी आंखों ही आंखों में कट गई थी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो इन संदेहास्पद हरकतों को समझ न पाती। उसका छोटी छोटी बातों पर डर जाना, हर काम में ज़बरदस्ती हाथ बटाना, सब कुछ बहुत अजीब था। और आज रात जो मैंने देखा, वो भी मुझे थोड़ा घबराने पर मजबूर कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं कल रात भी देखूंगी क्या मेरी बहू देर रात तक जागती है या फिर सो जाती है। ये सोचकर मैंने आधी रात का अलार्म सेट कर दिया था और आधी रात होते ही मेरा अलार्म बज उठा था। मैंने तुरंत उसे बंद किया और अपने चारों ओर दुपट्टा लपेट कर बाहर आई थी। मेरी सोच के बिल्कुल ठीक मुताबिक वो लॉन्ज में ही बैठी टीवी देख रही थी। रात में वो कोई सीरियल देखती थी या फिर कोई और बात थी, लेकिन अचानक ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और अपने कमरे में चली गई थी। मैं समझी शायद कोई ड्रामा देख रही होगी और अब सोने के लिए अपने कमरे में चली गई है। मैं अभी वहीं पर थी और इससे पहले मुड़ती कि वो कमरे से बाहर आ गई थी और अपने चारों ओर एक सफ़ेद चादर लपेट कर बाहर निकल गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा था। वो इस समय कहाँ जा रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने पाँव में चप्पल पहनी और दरवाज़ा खोलकर निकल चुकी थी। मेरा दिल धड़क उठा था। यहाँ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं जान गई थी वो मुझे ऐसे ही संदेहास्पद नहीं लग रही थी। जरूर कोई ना कोई बात जरूर थी। रात के 3 बज रहे थे और मेरी बहू का आधी रात को घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। मैं अपने बेटे को जगाना चाहती थी, लेकिन अगर मैं उसे उठाने के लिए जाती तो बहुत वक्त हो सकता था और वो निकल सकती थी। इसलिए मैं खुद ही अकेले ही निकल गई थी। वो लिफ्ट से नीचे आई थी और सीधे रोड पर चलती जा रही थी। मैं भी उसे थोड़ा दूर रहते हुए धीमी गति से चल रही थी। वो बिल्कुल अकेली नाक की सीध में चली जा रही थी। गाड़ियाँ ना के बराबर थीं। हर तरफ सन्नाटे का राज था। दूर से दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। कहने को तो मेरी बहू अंधेरे से बहुत डरती थी, कभी कमरे में अकेले नहीं बैठती थी, और आज वो यूँ सुनसान सड़क पर अकेली चली जा रही थी। ये चीज़ मुझे खतरे की घंटी लग रही थी, मगर मैंने अपने आप को काबू में करा था। वो चलती जा रही थी और मैं उसे थोड़ी दूरी पर धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थी कि जिससे कि उसे मेरी मौजूदगी का अंदाज़ा न हो। कुछ पल की दूरी के बाद उसने एक सुनसान गली में मोड़ लिया था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। वो पतली गलियों से होती हुई एक खंडर नुमा महल की तरफ मुड़ गई थी। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। क्या मेरी बहू कोई आत्मा थी जिसे मैं इंसान समझकर अपने घर में अपनी बहू समझकर रख रही थी? ऐसे ही कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आधे रास्ते से लौटने का भी ख्याल आया था, लेकिन इतने करीब आकर मैं लौटना नहीं चाहती थी। मैंने यही सोचा था कि अगर मेरी मौत आज हो गई तो कम से कम अपनी बहू को इस तकलीफ से छुटकारा दिला दूंगी। ये नहीं तो फिर मैं उसे सवाल करूंगी कि तुम कहाँ जा रही हो। उस खंडरनुमा घर में दाखिल होते ही देखकर मैं समझ गई थी कि जरूर इस पर कोई प्रेत आत्मा का साया है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि आज मेरी आंखों के सामने कौन कौन से राज खुलने वाले थे। वो उस खंडरनुमा घर में दाखिल हो गई थी और मैं छिपते छिपाते अंदर चली आई थी, और सामने का मंजर देखकर मेरी टांगों से जान निकल गई थी। मेरी हथेलियाँ पसीने से तर थीं। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हो रहा था। जो हरकत मेरी बहू ने अभी मेरी आंखों के सामने की थी, वो मुझे घबराहट में डाल चुकी थी। मैं चुपचाप खामोशी से उसी पल बाहर निकल आई थी और बिना उसे भनक लगाए अपने घर वापस आ गई थी। मगर मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी औरत को अपने घर लाऊंगी जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो जिस तरह कर रही थी, मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो चुका था।
घर में तो वो बिल्कुल डरी सहमी रहती थी, लेकिन वहाँ ये सोचकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी। माथा पसीने से तरबतर था। थोड़ी देर बाद ही घर का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आ गई। वो सीधा अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन मुझे बाहर ही बैठा देख वो अपनी जगह पर रुक गई। वो मुझे हैरानी भरी निगाहों से देखने लगी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो मेरे करीब आई और अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जो मैं पूछूंगी तुम्हें उसका जवाब देना होगा। मुझे सच सुनना है। मुझे तुम्हारी तरफ से कोई गलत सलत बात नहीं सुननी। जो तुम करती हो वो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो और इस घर को अपना मानती हो तो फिर मुझे सब सच बताओ। कौन हो तुम और ये सब क्यों करती हो? और फिर जो बातें मेरी बहू ने बताई थीं वो मेरी आंखों में आंसू ले आई थीं और मैं उसके सामने सलाम करने के लिए खड़ी हो गई थी। वो कहने लगी, शादी से पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। उसके बात करने का अंदाज बहुत अलग था। वो आगे बोली, मेरे साथ कई लोगों ने मिलकर एक ज्यादती की थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। इस बात का रितेश को पता है। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की हर दास्तान सुनाई है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा साथ देगा और उसने मेरा साथ दिया भी है। तभी आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। उस डरावने हादसे के बाद मेरे पापा हद से ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करवाई थी ताकि मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकूं। और इसी दौरान मुझे एक औरत मिली जिसने मुझसे हाथ मिलाया। वो औरत किसी संस्था से जुड़ी थी जो ऐसे ही दरिंदों को पकड़कर उनके गुनाहों की सज़ा खुद देती है, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। हम सब मिलकर उनके गुनाहों की सज़ा उन्हें देते हैं, क्योंकि हमारा देश उन्हें इंसाफ नहीं दिलाता। बड़े घरों से संबंध रखने वाले बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं, इसलिए हम ऐसे ही खंडरनुमा घरों में उन्हें पकड़ कर लाते हैं, उन्हें मारते हैं और उन्हें हमेशा के लिए सुला देते हैं। उन लड़कियों को इंसाफ दिलाते हैं जो ये सब भुगतने के बाद भी समाज पर एक धब्बा बनकर रह जाती हैं। मैंने ऐसी कई लड़कियों का साथ दिया है और उन्हें इंसाफ दिलाया है। मैं जानती हूँ हमारा काम करने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, लेकिन हम ये सब कानूनी तौर पर करते हैं, किसी के जानकारी में लाए बिना। मैं जब उस खंडरनुमा घर में दाखिल हुई थी तो मैंने यही तो देखा था। मेरी बहू 4 लड़कों को बुरी तरह पीट रही थी और आखिर में उसने गन निकाल कर उन चारों को शूट कर दिया था, और इससे ज़्यादा मैं कुछ देख ही नहीं पाई थी। यकीनन वो उन्हें ठिकाने भी लगाना चाहती थी। मैं इससे पहले ही घर आ गई थी और जो बातें अब उसने मुझे बताई थीं वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका कहना था कि वो जो घर के कामों में हाथ बटा रही थी उस समय वो बहुत डर रही थी। उसे इस बात का डर था कि अगर मुझे उसकी ये बात मालूम हो गई तो मैं कुछ और मतलब ले सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं है बल्कि किसी और का है, जिन्होंने मेरे बहू के साथ ज्यादती की थी। मगर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं ऐसी सास नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे कामों में दखल देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पूरे दिल से खड़ी हूँ। मेरे ये कहने की देर थी और उसने मेरे हाथ चूम लिए थे और प्यार भरे लहजे में कहा, मम्मी जी, यही वजह है कि आज तक मैंने आपसे कभी लड़ाई नहीं की, अपने हक में नहीं बोली, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी माँ मेरी फ़िक्र में ये सब कुछ कहती है। आपका अंदाज मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हाँ, मेरी बच्चों जैसी हरकतें आपको तंग करती हैं, सिर्फ इसलिए था कि आप मुझ पर शक न करें कि मैं कौन हूँ, क्या काम करती हूँ। जबकि मैंने उसके हर काम की सराहना की थी, उसकी बहुत तारीफ़ की थी, उसका साथ देने के लिए राज़ी हो गई थी, साथ ही उसे उसकी सेहत का ख्याल रखने की भी कहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो अक्सर दिन के वक्त भी अब घर से बाहर जाती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी बहू क्या काम करती है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं थी। वो देश के उन दरिंदों को ख़त्म करती है और मैं उसके साथ खड़ी हूँ, और मैं हमेशा उसके साथ खड़े रहने का वादा कर चुकी हूँ। कुछ महीनों बाद भगवान ने हमें एक लक्ष्मी दी। मेरी बहू डर गई थी, मगर मैंने उसे हिम्मत दी कि वो अपनी हिफाजत कर सकती है, क्योंकि उसकी माँ करती है। भगवान की कृपा से मेरी पोती भी वही करेगी। मुझे गर्व था कि मैं एक ऐसी बहू की सास हूँ जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की हिफाजत के लिए हर वक्त खड़ी रहती है। मेरे बेटे को भी उसके काम के बारे में पता चला। पहले तो वो झुंझलाया, लेकिन मेरे बोलने और समझाने पर चुप हो गया था। अक्सर मेरी बहू मुझसे कहती थी कि अगर भगवान आप जैसी सास और बहुओं को दे दे तो कोई बहू ससुराल की तकलीफ सहकर इस दुनिया से न जाए। मुझे खुशी महसूस होती है कि मेरी सास मेरी माँ जैसी है। ये बोलकर उसने मेरा मान बढ़ा दिया था, और आज मैं अपनी बहू के लिए दुआ करती हूँ कि वो अपनी हर कोशिश में कामयाब हो।
दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।